चलें हम अब अपनी सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग यूनिट्स वाले टॉपिक को ख़त्म करेंगे, फिर जो हमारा संडे वाली क्लास का टॉपिक था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक यूनिट के बारे में बताया था जो है EM, जिसको हम लोग कहते हैं एम। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक और यूनिट के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है REM। ठीक है, जिसको कहते हैं रैम। अच्छा, REM बेसिकली क्या करता है, वो होता है हमारा रूट से हमारे वैल्यू को लेकर आता है। रूट एलिमेंट कौन से होते हैं? अच्छा, HTML मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि HTML एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ HTML के अंदर रूट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? रूट एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, बट जो हमारे जो अभी समझने वाली बात है वो ये है कि रूट एलिमेंट हमारे पास HTML एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, HTML का जो आप यहाँ पे टैग देख रहे हैं ना, डॉक टैब HTML, ये एक रूट एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर मैं आऊँ और HTML को सिलेक्ट करके HTML को सिलेक्ट करके मैं इसको फॉन्ट साइज दे दूं। क्या फॉन्ट साइज दे दूं? फॉन्ट साइज मैं इसको दे देता हूँ लेटेस्ट से 12 पिक्सल का। ठीक है, मैंने इसको दे दिया 12 पिक्सल का फॉन्ट साइज। और अब मैं आता हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर आकर मैं कर देता हूँ 2REM। ठीक है। अब REM का क्या मतलब है कि अब ये क्या कर रहा है, रूट एलिमेंट से जाकर वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है और अपने पास लाकर हमें शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? सेम वही, सारा बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम है, बस जो इनहेरिट करता है वैल्यू को वो कहाँ से करता है? वो करता है हमारे रूट एलिमेंट से। और हमारा जो HTML रूट एलिमेंट है वो जो है HTML का बड़ा रूट एलिमेंट है, तो उसको हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है 12 पिक्सल का। तो वो वहां से जो है लाकर हमें वैल्यू दे रहा है और वहां से वैल्यू को इनहेरिट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2REM लिख दिया, इसका मतलब वो 2 से उसको मल्टीप्लाई कराएगा। किसको मल्टीप्लाई कराएगा? जो रूट एलिमेंट की वैल्यू है। रूट एलिमेंट की क्या वैल्यू है? 12 पिक्सल। तो 12 पिक्सल को वो किससे मल्टीप्लाई कराएगा? 2 से, क्योंकि हमने यहाँ पर 2REM। ठीक है, बाकी सारी फंक्शनैलिटी सेम रहेगी, बस REM का क्या मतलब है कि अब वो पेरेंट से इनहेरिट नहीं करेगा वैल्यू को, वो बल्कि रूट एलिमेंट से जाके वैल्यू को इनहेरिट करेगा, वहां से लेकर आएगा और उसके बाद उसको यहाँ पर आकर बिट देगा। अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसकी देखें, फॉन्ट साइज कितना हो चुका है इसका? 24 पिक्सल। ठीक है, 24 पिक्सल क्यों हुआ? क्योंकि हमने रूट एलिमेंट को दिया था 12 पिक्सल और हमने यहाँ पर नीचे आकर लिखा था कि जो कंटेनर के अंदर पैराग्राफ है उसको 2REM का की फॉन्ट साइज दे दो। ठीक है, तो 2REM का क्या मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई करा दो। तो 2 जब 12 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 24 पिक्सल का फॉन्ट साइज। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? अच्छा, अब आप में से कौन बताएगा कि REM और M में क्या डिफरेंस है? अभी मैंने 3-4 दफा उसको रिपीट किया है, तो आप में से कौन बताएगा? सर बहुत स्लो आ रही है आपकी, वजह आप बता दें। सर जब REM लिख देंगे तो वो रूट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, और जब EM लिखेंगे तो वो उससे मल्टीप्लाई होगा। अपने पेरेंट्स से, पेरेंट को जो भी हमने अब डिक्लेरेशन दी है। जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, बेसिकली वो इनहेरिट करेगा, वैल्यू को लेकर आएगा, फिर जो है उसको देखते हुए यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा। वो रूट एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो जो उसके अंदर डिक्लेरेशन की भी होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा बताया वजी ने। अच्छा, और अब व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट कौन बताएगा वजी के अलावा? सारा असद आप बताएं। व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विड्थ क्या करती है? चले, वो किसी वजह से माइक ओपन नहीं कर पा रही, तो आप में से कोई और बताए। जी, कोई भी माइक ओपन कर सकता है, वजह आप भी बता सकते हैं कि
एच और वी एच में, वी एच क्या होता है? अच्छा बस ये बता दें, ये रिस्पॉन्सिव यूनिट्स हैं या वीपोर्ट, वीपोर्ट बेस होती है। वीपोर्ट भी मतलब व्यू कर सकते हैं, आप उसको सेट कर सकते हैं जो हर रिस्पॉन्सिव साइट बना देगी। और फिर वी जो है ना, व्यूपोर्ट हाइट होता है। ठीक ठीक है, है। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, ज़बरदस्त। मिस फरहाना ने बताया कि हमारा जो वी डब्ल्यू होता है वो व्यू पोर्ट विड्थ होती है, और वी एच जो है वो व्यू पोर्ट हाइट होता है, और ये रिस्पॉन्सिव यूनिट होता है। तो बिल्कुल सही बताया आपने। और अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो है, ठीक है आप सबने बहुत अच्छा बताया, आप लोग अपना माइक जो है म्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, और मैं यहाँ पे आप लोगों को दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पिक्सल तो हमारा यूनिवर्सल यूनिट है ही, उस वो हम लोग हर हाल में हमें यूज करना ही पड़ता है। तो उसका तो हम लोग लाजमी यूज करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे अभी यहाँ पर भी कोई एग्जांपल होगी, देखें जैसे बॉर्डर के साथ अपने 2 पिक्सल लिखा हुआ है, तो हमें पिक्सल तो हमारी जान नहीं छोड़ेगा, सही है। तो अब हम यूनिट कौन सा यूज करें, हमारे पास तो इतने सारे यूनिट है। अब मैं सबके यहाँ पे यूज केस बताता हूँ आप लोगों के यूनिट्स का। ये सारी जो हमने 5 यूनिट्स पढ़े हैं, ये सारे यूनिट्स कहाँ पर यूज होते हैं और इन सबको कहाँ कहाँ पर यूज करना है आप लोगों ने। देखिए सबसे पहले तो जो डिपेंड करता है ना, वो ये डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यूनिट कौन सा यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, बट मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होता है। देखिए पिक्सल तो हमारा यूनिवर्सल यूनिट है, तो वो हर जगह, जैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप मैंने दिए 23 पिक्सल, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, तो ये पिक्सल तो हमारा जो है हर जगह यूज होने वाला एक एलिमेंट है, तो इसको तो बताने की जरूरत नहीं कि ये कहाँ पे यूज करते हैं। बट अब बात करते हैं हमारे व्यू पोर्ट विड्थ और व्यू पोर्ट हाइट के ऊपर। ये हमारा बेसिकली यूज होते हैं जब हमें कोई ऐसा बॉक्स बनाना हो, या कोई ऐसा हम लोगों को कोई ऐसी चीज बनानी हो जो रिस्पॉन्सिव रखनी हो हमें। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं अपनी वेबसाइट को, मीडिया क्यूरी इससे करते हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी वेबसाइट को फिर रिस्पॉन्सिव कर देती है मीडिया क्यूरी ना। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिट्स की, तो यूनिट्स क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को या किसी एक चीज को या किसी एक बॉक्स को जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव का हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई ऐसा बॉक्स बनाना हो जिसको हम लोगों को, जिसके अंदर का हमें कोई ऐसी चीज देनी हो जो कि हम चाहते हो कि जब वो मोबाइल पे खुले तो भी सेम रहे, जब वो एलईडी पे खुले तो भी सेम रहे, और जब वो किसी ऐसी डिवाइस पे खुले जिसकी जो है विड्थ ज्यादा है, हाइट कम है, और इस तरह की कोई भी वेबसाइट हो, तो उसमें जो है वो सही से खुले, मतलब उस जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह खुले, तो हम लोग रिस्पॉन्सिव यूनिट्स का यूज करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एम की और आर ई एम की। आर ई एम और एम की मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कहाँ पर यूज करते हैं। हम लोगों को जब हम वेबसाइट बनाएंगे आगे जाके फुल स्टैक, तो उसके अंदर आप हम लोग ये देखेंगे कि फुल स्टैक से मेरा मतलब है कि फ्रंट एंड की फुल स्टैक, बैक एंड तो अभी हमने नहीं पढ़ा। तो फ्रंट एंड के अंदर जो चीज़ें हम लोग करेंगे वो उस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि वो फुल स्टैक वेबसाइट होगी। तो फ्रंट एंड वेबसाइट जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे हर चीज़ों के। जैसे हमारा पहला हमारा होगा हेडर, तो उसका एक अलग बनाएंगे, ठीक है, अलग सेक्शन होगा। उसके बाद हमारा मेन का एक सेक्शन आ जाएगा जो हमारा बीच का हिस्सा होता है वेबसाइट का, फिर हमारा आएगा एक फुटर। ठीक है, तो ये अलग अलग सेक्शन होंगे, तीनों चीज़ें अलग अलग सेक्शन के अंदर आएंगी। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें जो है पता हो कि हम लोगों की वेबसाइट के अंदर ये अलग अलग सेक्शंस हैं और हमें मल्टीपल सेक्शंस बनाने, तो हम जो है अपने पेरेंट को, जो हमारा सेक्शन होगा, जो हमारी मेन हेडिंग होगी, जैसे हेडर ले लेते हैं, हेडर हमारा यहाँ पर पेरेंट होगा, उसके अंदर सारी चीजें आएंगी। जितनी भी हेडर के अंदर चीजें आएंगी वो सारी चाइल्ड होंगी, किसकी, हेडर की चाइल्ड होंगी। तो हम क्या करेंगे कि उसके पेरेंट को, जो हेडर है, उसको हम लोग यहाँ पर एक फॉन्ट साइज पहले ही दे देंगे, ताकि हम लोगों को बाद में हर किसी को अलग अलग फॉन्ट साइज नहीं देना पड़े। ठीक है, उसको हम एक फॉन्ट साइज दे देंगे। उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि किसी पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बड़ा हो या वो छोटा हो, वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका साइज को हम छोटा करना चाहते हैं, तो हम उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसको फॉन्ट साइज दे देते हैं ईएम के अंदर, या तो फिर आरईएम के अंदर। ठीक है, अब आरईएम और ईएम का डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो आप लोग अगर आरईएम देना चाहें तो आरईएम दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको रूट
रूट एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और रूट एलिमेंट HTML होता है, तो उसको जो है आप लोग यहाँ पर उसको फॉन्ट साइज देके उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये M और REM हमारे हमेशा जो है ज़्यादातर हमारा फॉन्ट साइज को चेंज करने के लिए, उसको सेट करने के लिए हमारे पास यूज होता है। अच्छा, फॉन्ट साइज के अलावा क्या कुछ हम चेंज कर सकते हैं? REM से बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसको मैं कहूँगा कि उसको आप लोग यूज़ नहीं करें। उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन CSS, तो उससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि जो है हमारा REM सिर्फ फॉन्ट साइज में क्यों यूज़ होता है। तो वो चीज़ें आप लोगों को फिर समझ में आ जाएंगी, जब वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो खास तौर पे आप लोगों को वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे पास यूनिट्स, और अब बात कर लेते हैं परसेंट की। तो परसेंट हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते, उसको हम लोग क्यों जो है इग्नोर करते हैं, और परसेंट का हम लोग को जो है वो क्यों कोई सजेस्ट नहीं करता यूज़ करने का। उसका मसला ये है कि एक तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, दूसरा ये कि परसेंट से ना वैल्यू हमेशा एक्यूरेट नहीं आती। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल देके दिखाना नहीं चाह रहा, क्योंकि हमें अपनी संडे वाली क्लास के टॉपिक को भी जो है कवर करना है। तो आप लोग बस ये समझ लें कि परसेंटेज आप लोग हमेशा उसको सबसे कम प्रायोरिटी दें, सबसे एंड में उसको, अगर कोई भी यूनिट आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर कौन सा यूनिट लगाएं, तो फिर आकर आप उसको यूज़ करें, और फिर उसको जो है आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर उसको लगाएं। चले, अच्छा, तो ये थे हमारे यूनिट्स, और अब हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लूँगा। न्यू फोल्डर के अंदर जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और लिख लेता हूँ क्लास 20। ठीक है, अच्छा, फाइल के नाम में ना ये नोट किएगा, कभी भी स्पेस नहीं दिया करें। अगर आपको मतलब स्पेस दे के ही लिखना है तो आप कैसे लिखें, इसको मैं F2 से रीनेम करूँगा, F2। और अगर आपको स्पेस देना ही है ना, तो क्या करें कि क्लास के बाद आके यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, या इस तरह का कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं, जिससे क्या हो कि आपकी जो है स्पेस नहीं आए, बट आपका वो सही भी लगे। तो यूं आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, इसको ओपन विथ कोट कर लेते हैं, और जो हमारा आज की क्लास का टॉपिक है वो है हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अच्छा, डिस्प्ले CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने HTML के अंदर भी पढ़ी थी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो है main.html के नाम से, पहले तो फाइल बना लेता हूँ। और हमने यह पढ़ा था कि हम जो है इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं कुछ, और कुछ ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या हम इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लाइन एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, या इस तरह का कुछ सीन होता है? तो हाँ, हम उसको बिल्कुल जो है चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये पता नहीं क्यों ना मेरा ये बॉयलर प्लेट लगती नहीं है उसमें, बाकी सारे काम हो जाते हैं, बट मे बी मेरे कोई सेटिंग्स वगैरह से कोई इशू आ गया, इसके मैंने कोई एक्सटेंशन ऐसी डाउनलोड कर लिया, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पर ये नहीं लग रहा। चले, अब आ गया, ज़बरदस्त, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, लिख लेता हूँ CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया CSS डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसको प्रॉपर्टी करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा था HTML के अंदर, कि हमारे पास जो है वो कुछ इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स होते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए एक प्रॉपर वो स्टाइल शीट भी बनाई थी, जिसके अंदर जो है आप लोगों को कंपैरिजन लिस्ट बनाई थी, जिसके अंदर जो इनलाइन एलिमेंट्स थे वो अलग से दिखाए थे, और जो ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स थे वो अलग से दिखाए थे। तो अब हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग जो है इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, CSS की मदद से हम उसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ I am a box, और इसको मैं यहाँ पर आकर थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ। अच्छा, स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग हमेशा जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया करें, ताकि आपके जो कोड के अंदर कोई भी इशू नहीं आए, और आप जो है उसको सिंपली अपने हिसाब से उसको अरेंज कर सकें और उसको मैनेज कर सकें। अच्छा, मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉट बॉक्स,
और कुछ इसको जो है हम स्टाइलिंग देते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको जो है बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेते हैं। ठीक है, ओपन ब्राउजर में जैसे ही करता हूँ इसको, तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, वो क्या कि यहाँ पर जो है इसने पूरी की पूरी विड्थ ले ली है। अच्छा, क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि ये डिव डिव ही रहे और ये एक इनलाइन एलिमेंट बन जाए, क्योंकि आप सबको पता है कि डिव एक ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। बट इसको मैं CSS की मदद से इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट के अंदर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। इनलाइन एलिमेंट के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमारे पास आती हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। मैं यहाँ पर लिखूंगा डिस्प्ले और मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनलाइन। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लिखा, तो अब यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर जो है डिस्प्ले इनलाइन हो चुका है। ठीक है, इसको जो है डिस्प्ले इनलाइन मिल गया, और ये एक सिंपली जो है इसको जो हमने विड्थ दी थी, सॉरी विड्थ तो दी नहीं है इसको, हमने जो बॉर्डर दिया था वो इसको मिल गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और डिफ बना लेता हूँ। मैं एक और डिफ बना लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ, अच्छा सी क्लास को भी हम चेंज करते हैं, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऑल्सो अ नाइस बॉक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल्सो नाइस बॉक्स। और अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, अब जो है ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इनलाइन एलिमेंट जो है वो एक ही लाइन में आते हैं, और इसी क्लास मैंने सेम दी हुई है, तो मतलब ये वाला डिव भी जो है क्या हो रहा है, ये भी, ये वाला डिव भी हमारा क्या बन रहा है, इनलाइन बन रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि पहले वाले डिव को ना थोड़ी सी एक और क्लास दे देता हूँ box1 के नाम से, ताकि जो भी मैं चेंजेस करूँ वो box1 में अलग से हो और इसमें अलग से हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और काम करूंगा, मैं जो है यहाँ पर आता हूँ और एक स्पैन बना लेता हूँ। ठीक है, अब स्पैन का आप लोगों को पता है कि स्पैन जो है, हाँ ये ना, गुड। ठीक है, और एक और स्पैन बना के मैं लिख लेता हूँ बॉय। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और अगर दिखाता हूँ तो ये देखें, ये भी नेक्स्ट लाइन में ही आ रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे इनलाइन हमारे एलिमेंट्स हैं। तो इनलाइन एलिमेंट्स सारे के सारे एक ही लाइन में आते हैं। अच्छा, सारी चीजें नॉर्मल है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना पैडिंग देकर देखते हैं। ठीक है, मैं इसको मस्त पैडिंग दे देता हूँ। मैंने इसको पैडिंग दे दी, कितनी पैडिंग दे दें, 45 पिक्सल की इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ। मैंने 45 पिक्सल पैडिंग दे दी, और मुझे पता है अब ये चारों तरफ से पैडिंग लग जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं एक चीज नोट करता हूँ, ये क्या, यहाँ पर तीनों तरफ से पैडिंग लग गई, बट ऊपर से पैडिंग क्यों नहीं लगी, टॉप से पैडिंग क्यों नहीं लगी? क्या मेरे कोड में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मेरा कोड भी बिल्कुल सही है, तो ऊपर से क्यों नहीं लगी? तो जब हम किसी एलिमेंट की डिस्प्ले प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर से कुछ प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ फंक्शनैलिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो हम इसको पैडिंग तो दे सकते हैं, बट ये चारों तरफ से नहीं लगेगी, इसको चारों तरफ से पैडिंग नहीं मिलेगी। अच्छा, क्या मार्जिन दे सकते हैं? मार्जिन अगर मैं इसको दूंगा, मार्जिन, मार्जिन इसको मैं दे देता हूँ 34 पिक्सल की। 34 पिक्सल की मैंने मार्जिन दी, तो मार्जिन भी जो है वो इसमें मार्जिन लग गई, बट ऊपर से मार्जिन नहीं लगी। तो ये क्या मसला है, मैं मार्जिन क्यों नहीं दे पा रहा? अच्छा, विड्थ दे पा रहा हूँ क्या? विड्थ दे के देख लेते हैं। मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 244 पिक्सल की। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो ये तो विड्थ तो लगी नहीं, यहाँ पे मैं जितनी बार मर्जी रिफ्रेश कर लूँ विड्थ तो लगी नहीं रही। और मैंने तो क्लाइंट से भी वादा किया हुआ है कि मैं इसके बॉक्स को जो है विड्थ इसकी यहाँ तक ले जाऊंगा और इसको मैं बड़ा कर दूंगा। तो अब मैं क्या करूँ? तो इस सिचुएशन में हमारे पास एक और डिस्प्ले प्रॉपर्टी आती है, जिसको कहते हैं इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है? इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि आपका जो अब डिस्प्ले है वो इनलाइन और ब्लॉक दोनों हो चुका है, मतलब इसके अंदर दोनों फंक्शनैलिटीज आ चुकी है, इनलाइन की भी फंक्शनैलिटी आ चुकी है और ब्लॉक की भी फंक्शनैलिटी आ चुकी है। मतलब ब्लॉक एलिमेंट की फंक्शनैलिटी और इनलाइन एलिमेंट की फंक्शनैलिटी भी इसके अंदर
आ चुकी है। मतलब अब मैं इसमें जो मर्जी चाहूँ मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ और ये मुझे मना नहीं करेगा। ठीक है, देखिए ये इनलाइन ही है, जब भी इसके आगे ये आ रहा है, अगर ये इनलाइन नहीं होता तो इसके आगे ये नहीं आता और ये अलग अलग उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब भी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करते हैं तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक आपको इनलाइन की फंक्शनैलिटी भी दे देता है, जो इनलाइन के फीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और जो ब्लॉक एलिमेंट के फंक्शन फीचर्स और फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या मैं इस पेन को चेंज कर सकता हूँ? इस पेन को भी मैं बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ, सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन। स्पैन के अंदर आके मैं पहले तो, अच्छा 2 मिनट अजान हो जाए, अजान के बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलें हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अजान हो चुकी है। अच्छा, क्या मैं इस पेन को जो है डिक्लेरेशन कर सकता हूँ? इसके अंदर मैं इसकी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। मैं इसके डिस्प्ले को, सबसे पहले तो मैं इसके डिस्प्ले को ब्लॉक कर सकता हूँ। अच्छा, क्या ब्लॉक इनलाइन होता है? क्या ऐसा कुछ है कि जो है मैं ब्लॉक इनलाइन कर दूँ? नहीं, ब्लॉक इनलाइन नहीं होता, इनलाइन ब्लॉक ही होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनलाइन ब्लॉक। तो अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर इनलाइन की भी फंक्शनैलिटी स्पैन के अंदर है और ब्लॉक लाइन एलिमेंट की भी फंक्शनैलिटी भी स्पैन के अंदर है। और अब इसको मैं विड्थ भी दे सकता हूँ और इसको मैं बाकी चीज़ें भी दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाली इनलाइन इसकी रहने दूँ, इनलाइन प्रॉपर्टीज जितनी भी होती हैं, जितने भी इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, उनको ना ही तो हम लोग विड्थ दे सकते हैं, ना ही मार्जिन पैडिंग उसको हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो पता होंगी आप लोगों को, क्योंकि शुरू से हम लोग इसी को देखते हुए आ रहे हैं। तो इसको हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, ठीक है, अब मैंने इसको चेंज कर दिया तो अब इसके पास भी जो है वही सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी आ जाएंगी, और मैं ये काम करता हूँ, यही सारी चीज़ें इसमें भी दे देता हूँ। और इसको भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा और कंट्रोल V से मैं जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास 4 बॉक्सेस बन गए, जिनको चारों को सेम सेम चीज़ें यहाँ पर मिली हुई थी। बट अभी फिलहाल मैं ये नहीं चाह रहा कि ये हमारा शो हो और इस तरह आए, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मेरे सामने इस तरह कुछ वैल्यूज आ गई। अच्छा, अब चलते हैं आगे और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हमारे पास और कौन कौन सी होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं यहीं पर खोल लेता हूँ ताकि चीज़ें ना आप लोगों को अच्छे से नजर आएं, और क्योंकि अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, वो उसका हम लोगों को कोई वो चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसे मैंने इसको box 1 अलग से क्लास दी थी, तो मैं उस box 1 को सिलेक्ट करूँगा, डॉट box 1। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिस्प्ले नन हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, डिस्प्ले नन क्या करती है? जैसे ही मैं इसको नन करूँगा ना, तो आप लोग देखें हमारे पास जो पहला बॉक्स था वो यहाँ से गायब हो चुका है। मैं वापस करके दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर अभी है, बट जैसे ही मैं इसको नन करूँगा यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा और अपनी जगह भी लेकर यहाँ से चले जाएगा। तो डिस्प्ले नन का क्या मतलब है कि उसको गायब कर दो और जो हमने लगाया है वो वहाँ से गायब हो जाए। ठीक है, तो डिस्प्ले नन हम लोग, डिस्प्ले नन क्या करता है? डिस्प्ले नन हमारा जो है, जो भी उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, जो भी डिक्लेरेशन होती है, उन सबका डिस्प्ले गायब कर देता है। डिस्प्ले का क्या मतलब? डिस्प्ले वर्ड को समझे, डिस्प्ले आप लोगों को बेसिकली ये पूरा दिखा रहा है
ठीक है, तो डिस्प्ले क्या करेगा, डिस्प्ले आप लोगों का जो है यहाँ पर उस फंक्शन को गायब कर देगा। जैसे ही मैंने नन किया तो वो जगह लेके भी यहाँ से गायब हो जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। और एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी को अगर मैं हिडन कर दूं तो अब देखें कि जगह तो रह गई, बट जो उसके अंदर की चीजें थी, जो उसके अंदर का मवाद था, वो सारा का सारा यहाँ से गायब हो चुका है और वो है ही नहीं यहाँ पर। तो डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन के अंदर क्या डिफरेंस है, डिस्प्ले नन क्या करता है, वो जगह भी लेके चले जाता है, बट विजिबिलिटी हिडन जगह रहने देती है, बट जो उसके अंदर चीजें होती हैं, जितनी भी डिक्लेरेशन की भी होती है, वो वहां से गायब हो जाता है। ठीक है, मतलब हिडन हो जाता है, छुप जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ उसको तो मैं सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा उसको। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारा विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि जो भी डिक्लेरेशन है वो चले जाती है, बट जगह वैसी की वैसी रहती है। अगर मैं यहाँ पर भी आके दिखाऊं तो देखें, इस जगह पर वो बॉक्स होना चाहिए था, बट वो बॉक्स गायब है यहाँ से। और हमारा जो जगह है वो जगह वैसी की वैसी है। बट अगर मैं विजिबिलिटी हिडन को कमेंट करूं और डिस्प्ले नन को मैं हटाऊं, यहाँ से डिस्प्ले नन को अनकमेंट करूं और क्रोम में जाके दिखाऊं आप लोगों को, तो अब देखेंगे वो जगह भी यहाँ से गायब हो चुकी है और ये सिर्फ लिखा हुआ है आल्सो आ नाइस बॉक्स। तो ये डिफरेंस है हमारा डिस्प्ले नन के अंदर और विजिबिलिटी हिडन के अंदर। अच्छा, किसने मेरे को सवाल किया है? जी पूछो बाजी। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हम विजिबिलिटी हिडन लगा के इसकी जगह कुछ और लेकर आ सकते हैं, जो ये जो जगह है इसकी खाली पड़ी हुई है। कुछ भी नहीं ला सकते, जगह तो उसकी वही रहेगी ना। कुछ भी नहीं लिख सकते इसके अंदर, क्योंकि जगह उसकी तो वही वहीं पर है। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं ला सकते। देखिए, अगर यहाँ पर उसकी जगह कुछ आ सकता तो ये आल्सो और नाइस बॉक्स जो है वो उठ के फौरन से यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो डिस्प्ले हिडन का विजिबिलिटी हिडन का मतलब है कि ये यहाँ पर सिर्फ वो चीज़ गायब हुई है, बट उसकी जगह पर कोई नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता होता तो ये आल्सो नाइस बॉयस बॉक्स फौरन से जो है उठ के यहाँ पर आ जाता। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल ये हो सकता है कि हम दोनों लगा सकते हैं क्या? दोनों लगा सकते हैं, बट जो है वो दोनों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि डिस्प्ले नन क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को गायब कर देगा। तो उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं उसको ऊपर भी ले जाऊं तो भी जो है सेम वही प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इन दी एंड जो है वो डिस्प्ले नन ही हो रहा है उसका। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कमेंट कर दिया और ये वापस आ गया। ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास जो है डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसको देखते हैं थोड़ा सा। जब आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आ रही हो ना, तो आप लोग क्या क्या करें, उसके ऊपर होवर क्या करें। होवर का क्या मतलब है, उसके ऊपर माउस लेके जाया करें। और माउस लेकर जाते हैं तो वो आप लोगों को खुद ही पहले तो यहाँ पर पूरा बता देता है कि जो है डेफिनेशन बताता है कि ये सारी चीज़ें है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोट एंड पोजीशन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बॉक्सेस एंड जनरेटर फॉर एन, ये चीज़ बता देता है। बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को एक लिंक मिल रहा है MDN रेफरेंस। तो जैसे ही आप MDN रेफरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से वो पूछेगा कि आप क्या जाना चाह रहे हैं उसके ऊपर, एक एक्सटर्नल वेबसाइट के ऊपर। मैं बोल दूंगा ओपन। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे एक रेफरेंस के ऊपर ले जाता है, जो कहाँ पर आ रहा है, जो हमारा डिस्प्ले की एक पूरी की पूरी इसकी जो है वो डेफिनेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, और पूरा का पूरा एक रेफरेंस मिल रहा है यहाँ पे, जिसको हम लोग यहाँ से आके सिंटैक्स भी देख सकते हैं और ये सारी चीजें देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, बहुत सारे हमारे पास डिस्प्ले के इन्होंने बताए हुए, ये सारे हम लोग आगे देखेंगे। अच्छा, ब्लॉक देख लिया, इनलाइन देख लिया, इनलाइन ब्लॉक देख लिया। फ्लेक्स क्या है, फ्लेक्स को हम लोग बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेक्स एक अलग से ये बहुत बड़ा टॉपिक है। फ्लेक्स बॉक्स जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग बहुत अच्छे से आगे देखने वाले हैं। इनलाइन फ्लेक्स भी जब हम फ्लेक्स पढ़ लेंगे तो इनलाइन फ्लेक्स आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्रिड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मेरे ख्याल से यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है CSS के अंदर, वही रहते हैं। तो उसको हम लोग आने वाली क्लासेस में उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ इनलाइन ग्रिड पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फ्लो रूट पुराना हो चुका है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को कैसे लेकर आया हूँ, इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर सिंपली होवर किया था और MDN रेफरेंस के ऊपर मैं इसको ले गया था। अच्छा, अगर
मिसाल के तौर पे मुझे विजिबिलिटी हिडन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, विजिबिलिटी हिडन मैंने लिख तो लिया है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, और एमडीएन रेफरेंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे ये पूरा इसका ब्लॉग में ले जाएगा और यहाँ पे जाके पूरा का पूरा विजिबिलिटी की डेफिनेशन दे देगा और अच्छे से मुझे समझा देगा। ये देखें, ये यहाँ से मुझे समझा रहा है कि विजिबल क्या करता है, कि ये करता है, और हिडन के ऊपर जैसे ही ले जाता हूँ मैं तो हिडन से जो है वो फर्स्ट वाला गायब हो जाता है। फिर कोलैप्स क्या करता है, कोलैप्स बेसिकली जो है वो हम जब ओवरफ्लो पढ़ेंगे तो ओवरफ्लो के अंदर कोलैप्स का टॉपिक आएगा, तो कोलैप्स जब हम उस टाइम देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि विजिबिलिटी कोलैप्स करती है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ये होता है, एक शॉर्टकट होता है कि हम लोग अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या, हम लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है, मैं भी पर्सनली यही करता हूँ, जैसे मुझे मार्जिन समझ में नहीं आ रही, मार्जिन क्या चीज़ है, मैं मार्जिन के ऊपर होवर करूंगा और एमडीएन रेफरेंस पे क्लिक करके मैं उसको जो है यहाँ पर आ जाऊंगा, उसका मुझे सिंटैक्स भी मिल जाएगा, सिंटैक्स क्या होता है उसका वो भी मिल जाएगा, और सारी की सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ पर बता देगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप लोग यूज़ करें, और जब आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो मुझसे पूछने से पहले या ग्रुप में मैसेज करने से पहले यहाँ पर जाके आप ज़रूर देखा करें, और कोशिश क्या करें कि आप अपने मसले को खुद हल करें, ठीक है, क्योंकि देखें इस कोर्स के बाद आप लोगों के पास कोई नहीं होगा आप लोगों को आपकी एरर सॉल्व करने वाला, आप लोगों को बताने वाला, ठीक है, क्योंकि किसी के पास भी टाइम नहीं रहेगा। अगर कोई चाहता भी है ना, अभी कोई बोलेगा भी आपसे कि मैं हूँ आपके पास, मैं आपका एरर सॉल्व करूंगा, तो एंड में आके एंड दी एंड किसी के पास भी टाइम नहीं होता है इतना कि वो जो है देखिए, क्योंकि फिर वो अलग अपने कामों में लग जाता है, वो प्रॉपर वेबसाइट बनाना शुरू हो जाता है, तो उसके पास इतना छोटा मोटा टाइम नहीं होता कि वो देखे कि आपका जो है कहाँ पर एरर आ रहा है, कि आपने विजिबिलिटी हिडन लगा दी तो आपका वो गायब कैसे होगा, तो वो ये चीज़ें नहीं देखेगा। तो यही है कि फिर जो है अपने एरर्स को खुद सॉल्व करना सीखें, और अब तो इतने ज़्यादा एआई टूल्स आ चुके हैं उसका यूज़ करें, और सबसे बड़ी वो चीज़ है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एमडीएन रेफरेंस पे जाएं, वहां से जाके पूरा का पूरा पूरी उसकी डेफिनेशन पढ़ें, उसको उसका सिंटैक्स देखें, उसकी डेफिनेशन को पढ़ें, और फिर जो है आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता तो फिर जो है आप लोग ग्रुप में आए, ग्रुप में मुझसे पूछें, और फिर आप लोग इंशाल्लाह वहाँ पर मैं बता दूंगा। अच्छा, अब चलते हैं आगे और थोड़ा सा डिस्प्ले फ्लेक्स को ना हम लोग देख लेते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स हमारा यहाँ पर होता क्या है और फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। अच्छा, थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि इसको हम लोग बहुत डिटेल में आगे जाके पूरा देखने वाले हैं। फ्लेक्स से क्या दिमाग में आता है आप लोगों के, फ्लेक्स से क्या समझ में आता है, और फ्लेक्स जो है बेसिकली क्या करता है, किसी और को समझ में आ रहा है फ्लेक्स से, अगर हम देखें तो फ्लेक्स को समझें तो फ्लेक्स क्या करता है। फ्लेक्स किसी को नहीं बैठ सुना हुआ है पहले, ये फ्लेक्स क्या होता है? नहीं, चले मैं बता देता हूँ। फ्लेक्स जो है बेसिकली क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से आया फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से फ्लेक्स आया है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का तो सबको पता होगा ना कि कोई ऐसी चीज जो कहीं पे भी मुड़ सकती हो, किसी कोई मोड़ वोड़ के किसी का एक न्यू डिजाइन बना दें तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो सुना हुआ है ना सबने पहले से, जैसे अगर कोई जिम वगैरह जाता है तो उसके अंदर में भी कोई योगा क्लासेस होती होंगी तो उसमें वो पूरा का पूरा इंसान घूम जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इसकी हड्डियां बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जिसकी वजह से जो है ये ऐसे स्टंट्स कर पा रहा है या ये ऐसे टास्क परफॉर्म कर पा रहा है, तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है कि हम अपने बॉक्स को अपनी मर्जी से कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं, और उसको जो है हम लोग कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाऊं। अब मैंने पेज का रिसोर्स खोल लिया, मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ इसमें, आई एम बॉक्स को क्लिक करूंगा, स्टाइल्स में आ जाऊंगा, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐसा क्या करूँगा, सबसे पहले तो डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद मैं इसका जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, तो देखिए जैसे ही मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, अगर मैं इसको यहाँ से इसको तो पहले बंद करता हूँ, और ये देखें जैसे ही मैंने इसको किया, अच्छा मैंने बहुत ज़्यादा ही इसको कर लिया है, तो देखें ये इसका जो बीच वाला जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो गया है। देखें ये अभी शुरू में है क्योंकि ये मार्जिन पैडिंग में ऐसे इतना इसको गैप मिला हुआ है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है
बीच में आ चुका है। कैसे आ चुका है? ये हमारे फ्लेक्स बॉक्स की मदद से आ चुका है। तो ये कमाल है फ्लेक्स बॉक्स का, और इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये देखेंगे हमें फ्लेक्स डायरेक्शंस बता रहा है। इसको हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फ्लेक्स रैप है, अलाइन कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट है। और अगर मैं इसका डिस्प्ले ग्रिड कर दूं, और ये हटाना पड़ेगा पहले, तो मुझे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को हम हटा देते हैं यहाँ पर। अनकमेंट इस इसको मैं वो कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर अगर मैं लिखूँ डिस्प्ले ग्रिड, तो अब क्या होगा? डिस्प्ले ग्रिड क्या हो? डिस्प्ले ग्रिड भी एक जो है हमारा डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। और देखें ये हमारी ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। तो ये देखें फौरन से जो है ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ से आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हट चुकी हैं। तो यहाँ पर इसकी जो है सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। ये अलाइन कंटेंट है, जस्टिफाई कंटेंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को पहले से पता हो, और जब हम इसको आगे आके पढ़ें तो आप लोगों के माइंड में पहले से चीज़ें हों कि जो है हमारा जस्टिफाई कंटेंट, सॉरी, डिस्प्ले फ्लैग्स भी कोई चीज़ है और डिस्प्ले ग्रिड भी कोई चीज़ है। ठीक है। अच्छा, तो यही थे हमारे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोनों यूनिट्स भी सही से समझ में आ गए होंगे, और डिस्प्ले प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को सही से समझ में आ गई होंगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? ठीक है, चले इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, और प्रैक्टिस लाजमी करते रहें। और मे बी आप लोगों को कल जो है कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आप लोगों को मिल जाए, मैं ग्रुप में वॉइस मैसेज कर दूंगा, क्योंकि लास्ट वीक भी नहीं मिला था, तो इस वीक आप लोगों को मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो भी सेंड कर दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।